हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम मूल अधिकार विषय पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि भारत के नागरिकों को कितने सारे मूल अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन सा मूल अधिकार हम अभी तक पढ़ चुके हैं। यह हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वां नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हम 6 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल भीम सर के अंतर्गत। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का हमारा जो 7वां नंबर का वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अभी तक के क्लास में हम समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का था। इसके अलावा हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक का था। तीसरा नंबर में हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक का था। तो ये 3 हमारे मौलिक अधिकार कवर हो चुके हैं। आज के हम वीडियो में मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हम पढ़ेंगे, और 6वां नंबर में पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के इन वीडियो में हम इन 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद हमारा मूल अधिकार संबंधी जो विषय है यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और आप कुछ भी एग्जाम दिलाएं, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है और डिटेल पढ़ के आपको एग्जाम दिलाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं मुख्य रूप से, और कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद इसमें दिया गया है। तो भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के जो अनुच्छेद हैं, इसको हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार हमें जो प्रावधान है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ धर्म में जो भी चीज़ लिखी गई है उसका हम पालन भी कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, सिख धर्म के अंतर्गत जो मुख्य रूप से कृपाण धारण करना उनके धर्म में लिखा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो चीज़ है ये उनके धर्म में लिखा है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी धर्म वाले कोई अधिकार दिया नहीं है। तो अनुच्छेद 25 हमें जो क्या चीज़ का अधिकार देता है, तो हमें बोलता है कि हमारे धर्म के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई है उसे आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें ये अनुच्छेद 25 में ये बातें बताई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 के बाद हमारा आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत आपको याद रखना है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें दी गई है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना, संपत्ति अर्जन, स्वामित्व, वैधानिक खर्च व प्रशासन का अधिकार प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 26 का आपको ध्यान रखना है कि हम धार्मिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रबंध कर सकते हैं। जैसे कि हम धार्मिक कार्यों के लिए क्या कर सकते हैं, तो संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से जो मदरसा पढ़ा जाता है या स्कूलें जो स्थापित करती हैं विभिन्न धर्मों के द्वारा, तो ये सब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनके प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं, उस धर्म से संबंधित जो संस्था होगा उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार हमें अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है कि अब धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए ये सभी कार्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत आपको ये सब कार्य करने की आज़ादी दी गई है किसी भी धर्म वाले को। ठीक है, चलो अनुच्छेद 25 क्या था। अनुच्छेद 25 में बताया गया था कि धर्म में लिखे गए जो भी संबंध है उसको हम मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार वगैरह कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, जिसके तहत संस्थान स्थापित कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, वैधानिक खर्च कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं उस संस्था का।
तो ये सब आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि धार्मिक कार्य हेतु जमा धनों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी धार्मिक कार्यों से संबंधित जो पैसा जमा होता है, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उस पर कभी भी इन जो टैक्स वगैरह है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता। अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में बताया गया है मुख्य रूप से सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आपको याद रखना है, जैसे जो भी हमारे सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप इस धर्म को मानो, दूसरे धर्म को ना मानो। ये सब चीज़ हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अनुच्छेद 28 में लिखा है साफ साफ कि किसी भी सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 कहता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 28 के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म हो चुका है, जो कहाँ से कहाँ तक था। तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक का जो अनुच्छेद है यह धर्म से संबंधित अनुच्छेद था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा 5वां नंबर का जो मौलिक अधिकार है वह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है उसमें मात्र 2 ही अनुच्छेद आपको पढ़ना है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। केवल किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए ही ये अधिकार जोड़ी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहला हम अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसके तहत किया जा सकता है। अल्पसंख्यक का मतलब जैसे कि आपका मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, आपके और ईसाई धर्म हो गए, जो भारत के अंतर्गत 50% से कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं मुख्य रूप से। तो वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। जिसके तहत क्या हो सकता है हम देख सकते हैं, तो किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, जाति, धर्म, लिपि और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी लोग होंगे उन पे हम सरकारी संस्था में प्रवेश लेते टाइम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे भाषा से संबंधित हो, जाति से रिलेटेड हो, धर्म, लिपि, संस्कृति कुछ भी हो, हम सरकारी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोक सकते। उन्हें भी प्रवेश का हक दिया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत इन्हें वो अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी संस्था खोलने का अधिकार प्राप्त होगा और सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। ये अनुच्छेद 30 में लिखा है। तो जो भी अल्पसंख्यक है भारत के अंतर्गत, मुस्लिम है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो जो भी अल्पसंख्यक होंगे वो अपनी संस्था स्थापित कर सकता है और उन्हें भी सरकार द्वारा कुछ धन उपलब्ध कराई जाएगी। यह अनुच्छेद 30 में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए होगे कहीं भी आप शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं खोली जाती है, जिसमें आप मदरसा हो गया, मुख्य रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो ये सब मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं। तो इनको उन्हें खोलने का अधिकार है और सरकार उनमें मदद भी करती है, धन भी उन्हें देती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, जिसमें हम शिक्षा और संस्कृति के अधिकार को पढ़ते हैं, जो केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 31 है उसको यहाँ से निरसित कर चुका गया है, क्योंकि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया था और इसको हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। तो इसे हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6वां और अंतिम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत हम पढ़ेंगे।
तो अनुच्छेद 32 में हमारा जो मौलिक अधिकार है जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो आपको किसमें टिक लगाना है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के संबंध में कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा व हृदय कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि संविधान की आत्मा व हृदय किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 को मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। जैसे इससे पहले हम 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार पढ़े, उसका संरक्षक होता है अनुच्छेद 32। अगर उन्हें कुछ हानि पहुंचता है तो अनुच्छेद 32 उसे ठीक कर सकता है, इसलिए अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में ही बताया गया है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद है। अगर मान लो कि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो मूल अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रहता, चाहे उस पर कोई हनन करे या कुछ भी करे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था यदि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो। लेकिन अनुच्छेद 32 के होने से ही मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है, अनुच्छेद 32 ऐसा कहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के संबंध में कुछ और खास बातें, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 32 एक प्रकार का न्यायिक कार्यवाही है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार का क्या है बता दो, न्यायिक कार्यवाही है, आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है, इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कार्यवाही करने के लिए विभिन्न प्रकार की रीट जारी करता है जिसे हम ऑर्डर ऑफ कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है जिससे हम मौलिक अधिकार की जो रक्षा किया जाता है, उससे संबंधित जो भी रीट जारी होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ कोर्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 32 के तहत मुख्य रूप से 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। रीट मतलब एक प्रकार का आदेश होता है, ये जिसके खिलाफ जारी हो जाता है उसे वह बात मानना ही पड़ता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, इस बात को यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के जो रीट है उसके हम नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं परमादेश, तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा, चौथा को बोलते हैं प्रतिषेध और 5वां हमारा है उत्प्रेषण। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की रीट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो इन 5 प्रकार के रीटों को हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम रीटों के बारे में। तो रीट क्या आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि हमारे जो अन्य 5 मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा करने के लिए 5 ठो रीट तैयार किया गया है, जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्यवाही दर्ज कर कर रीट जारी करता है, अर्थात एक प्रकार का आदेश पत्र देता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या कहते हैं बता दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है बता दीजिए, सशरीर प्रस्तुत करना। और इसे हम देखते हैं इसके अंतर्गत व्याख्या में क्या बताया गया है। तो व्याख्या में लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए गए हैं तो उस दौरान न्यायालय आदेश देता है कि बंदी को 24 घंटों के भीतर, बंदी को 24 घंटों के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसे ही हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
देखो ये रीट कब जारी होगा, मान लो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में नहीं ले जाया गया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट यह रीट जो होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला, इसको जारी करेगा और कहेगा कि मुख्य रूप से बंदी को हमें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, यह आदेश यहाँ देता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा पहला वाला जो रीट। पहला जो रीट हमारा क्या बता दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलो दूसरा हम बात करते हैं। मुख्य रूप से दूसरा हमारा जो रीट है वह है हमारा परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है बता दीजिए, हम आदेश देते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि इसका अर्थ हमारा क्या होता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखा है यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उस दौरान न्यायालय द्वारा परमादेश रीट जारी किया जाता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई सरकारी दफ्तर में गए और कोई भी अधिकारी को जो काम करना था वह काम वो नहीं कर रहा है और आपके विरोध में वो काम कर रहे हैं, तो उस दौरान हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करता है, परमादेश। और परमादेश रीट जारी करके कहता है कि जो भी अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य का पालन करे, इस प्रकार का रीट या आदेश पत्र सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ऐसे रीट को बोला जाता है परमादेश। ठीक है, तो परमादेश का अर्थ ही है कि हम आदेश देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि जो भी अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और सही ढंग से अपना काम करे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है परमादेश रीट के माध्यम से। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी में परमादेश जो रीट होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है कि परमादेश रीट किसके किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, तो आपको बताना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर जिसके भी खिलाफ लाना है वो ला सकते हैं। बस ये दो ऐसे अधिकारी होंगे भारत के जिनके खिलाफ यह रीट नहीं लाया जा सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा रीट है वह है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि प्रश्न पूछना कि तुम्हें क्या हक है। अधिकार परीक्षा या को वारंटो जिसे हम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है बता दीजिए, प्रश्न पूछना कि तुम्हें क्या हक है। अब इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गैर कानूनी रूप से बना रहता है तो उस दौरान अधिकार परीक्षा रीट जारी कर सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछ सकता है कि तुम्हें क्या हक है इस पद पर बने रहने का। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो मान लो कि एग्ज़ाम दिया ही नहीं है और गैर कानूनी तरीके से पैसा ऐसा दे के किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है और सरकारी पद पर बैठता है, लेकिन बाद में किसी को पता चलता है कि ये गैर कानूनी तरीके से बैठा है, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ रीट जारी करेगा जिसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं और उसके तहत पूछता है कि आपको क्या हक है इस पद पर बने रहने का, प्रश्न पूछा जाता है। और मान लेते हैं कि उसका जो पद होता है कि गैर कानूनी तरीके से बैठा है तो तुरंत उसे त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, तो ये होता है अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद में बैठा है तो ये रीट उसके खिलाफ जारी किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से अधिकार परीक्षा के संबंध में। अब आते हैं मुख्य रूप से जो चौथा नंबर का जो हमारा रीट है जिसे हम बोलते हैं मुख्य रूप से प्रतिषेध। प्रतिषेध जो रीट होता है इसका मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है बता दो, मना करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में लिखा है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उस दौरान उससे बड़ा न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी कर उसे ऐसा करने से मना करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है और ये हमारे बालोद जिले का जिला न्यायालय है।
अगर मान लो कि जिला न्यायालय को जो अधिकार नहीं था काम करने का, लेकिन वो अधिकार वो काम ये जिला न्यायालय कर रहा है, तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो रीट जारी करेगा। कौन सा रीट जारी करेगा? प्रतिषेध, और बोलेगा कि आपको जहाँ तक अधिकार है काम करने का वहीं तक ही कार्य कीजिए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम ना करे। ऐसा करके बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को कहता है। कौन से रीट के माध्यम से? तो प्रतिषेध रीट के माध्यम से ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा क्या होता है। और मुख्य रूप से हम बात करें इसमें, तो आपको देखने मिलेगा कि यह रीट बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय के खिलाफ लाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रतिषेध रीट किनके खिलाफ लाया जाता है और कौन लाता है। तो जो भी बड़े न्यायालय हैं वो कभी भी छोटे न्यायालय के खिलाफ ये रीट जारी करते हैं। कब जारी करेंगे? यदि छोटा न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है। जितना अधिकार इन्हें मिला है उतना ही काम करेंगे तो सही है। अगर उससे भी बड़ा काम करते हैं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो ये रीट बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो पांचवा और अंतिम हमारा जो रीट है जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो उत्प्रेषण जो रीट है इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना या पूर्णता सूचित करना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना या पूर्णतः सूचित करना। तो समझते हैं कि यह है क्या चीज। तो व्याख्या को आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब कोई निचली अदालत अपना फैसला सुना देती है परंतु यह फैसला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो या अनुचित ढंग से न्याय न दिया हो या न्यायालय प्राकृतिक रूप से गलत हो, तो उस दौरान उससे बड़ी अदालत यह रीट जारी कर इस मामले को आगे बढ़ाकर अपने पास मंगवाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पास मान लो कि हमारा जो जिला न्यायालय है इसमें कुछ केस चल रहा है, लेकिन इसमें जो फैसला आया है वो गलत है एक प्रकार का। तो उस समय क्या होगा कि उससे जो बड़ी अदालत होगा वो उस फैसले को या जो भी केस है उसको अपने पास मंगा लेगा। ये हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेगा। कौन सा रीट जारी करके? तो उत्प्रेषण रीट जारी करके ऐसा किया जा सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी का हम बोलते हैं आगे बढ़ाना। यदि कोई निचली अदालत में केस चल रहा है लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है वो व्यक्ति, या वो अपना फैसला गलत दे रहा है, नियम के अनुसार नहीं है, तो बड़ा न्यायालय उत्प्रेषण रीट जारी करके उस पूरी केस को अपने पास मंगा लेता है और वह खुद अपनी सुनवाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 प्रकार का रीट। आप देख चुके हैं। पांचों रीट को आपको अच्छे से याद रखना है। मुख्य रूप से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो मुख्य रूप से क्यों बनाया गया, तो हमारे अन्य जो 5 मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने के लिए ये हमारा 6वां नंबर का मौलिक अधिकार को तैयार किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में देखने मिला, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और इसमें हम 5 प्रकार का रीट देखे। आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है हमारा विषय, कुल मिला के हमारा पूरा 1 से लेकर 6 तक का मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ चर्चा हम और करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जैसे कि अनुच्छेद 31 जो बीच में छूटा हुआ था वह क्या है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 क्या है, तो इसमें हम देखेंगे। इसमें संपत्ति का अधिकार लिखा था पहले। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया और इन्हें कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 वर्तमान में अनुच्छेद 31 वर्तमान में निरसित कर चुका है, और ये जो नियम है वो कहाँ चले चुके हैं आपका अनुच्छेद 300 का। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था आपका अनुच्छेद 19F के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों जगह ही संपत्ति का अधिकार लिखा था, अनुच्छेद 31 में भी लिखा है और अनुच्छेद 19F में भी लिखा है, और ये दोनों ही अनुच्छेद उठकर अब किस में चले गए हैं, तो ये चले गया आपका 300 का में चले गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक की पूरी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है।
लेकिन हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप जानते होंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेद हैं। तो इसमें कुछ अनुच्छेद अभी और बचे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 33 हमारा बचा है, अनुच्छेद 34 क्या है और अनुच्छेद 35 क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में बताया गया है मुख्य रूप से, इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे सेना, गुप्तचर विभाग, राजदूत, प्रेस। तो ये 4 ऐसे लोग हैं जिनके मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है। इन्हें जितना मूल अधिकार अन्य नागरिकों को होता है उतना इनको अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये विभिन्न फील्ड में कार्य करते हैं, तो कुछ मौलिक अधिकार इनसे छीन लिया जाता है। तो जैसे सेना के व्यक्ति हो गए, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, भारत के जो राजदूत हैं या मीडिया जो है, इनको हर एक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इससे हम याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 33 के तहत किनके मूल अधिकारों को कम कर दिया गया है बता दो, या सीमित कर दिया गया है। तो ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, सेना, गुप्तचर, राजदूत और प्रेस, ये आपको ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 34 की ओर। अनुच्छेद 34 कहता है कि जिन स्थानों पर सैन्य कानून, जिसको हम मार्शल लॉ भी कहते हैं, सैन्य कानून लागू हो जाता है, उन स्थानों के लोगों के मूल अधिकार को सीमित या छीना भी जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। मान लो कि किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है या कोई क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ है, तो उन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, आपका सैन्य कानून लागू किया जाता है। और सैन्य कानून जहां लागू किया जाता है वहां के लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। तो जहां सैन्य कानून लागू है वहां के लोगों के मौलिक अधिकार को या तो सीमित कर देंगे विभिन्न मात्रा में, छीना भी जा सकता है। और मुख्य रूप से इसमें यहाँ ये भी अधिकार होता है गवर्नमेंट को कि जैसे कि किसी घर के अचानक घर में जाके तलाशी लेना या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना जिससे सेना को प्रॉब्लम ना हो, या सेना अपने हिसाब से वहाँ हैंडल कर सकता है कार्यों को। तो अनुच्छेद 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ मार्शल लॉ लगा होता है वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर भी सकते हैं या छीना भी जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है, और मौलिक अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 35, आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए समय समय पर कानून बना सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मूल अधिकार से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद किसके तहत, तो अनुच्छेद 35 के तहत यह काम किया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 35 क्या बता दीजिए, तो संसद मूल अधिकारों से संबंधित कानून बना सकता है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 35 तक कंप्लीट, और साथ ही साथ हमारा भाग 3 कंप्लीट हो चुका है जिसमें जो मौलिक अधिकार से संबंधित था। ठीक है, आगे कुछ हम चर्चा करते हैं। हमारे मुख्य रूप से हम देखते हैं एक बार क्या क्या हम पढ़े हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो सबसे पहले पढ़े समता या समानता का अधिकार, दूसरा पढ़े स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हम पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हम पढ़े धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हम पढ़े संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और ये थोड़ी गलत हो गया है, छठवां जो हम पढ़े हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार वाला विषय जिसमें हम हर एक अनुच्छेद का चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है उसको आप अच्छे से अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से इसका पढ़ाई करें। अगर आप इस वीडियो के अंतर्गत आप जितना भी चीज़ पढ़े हैं उसका यदि आपको PDF चाहिए, PDF नोट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसको मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको मुख्य रूप से हमारी जो संस्था है कैरियर एकेडमी, इसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हर एक वीडियो जो भी अभी तक हम जो वीडियो डाले हैं यूट्यूब में उसका कंप्लीट PDF आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको एकदम सिंपल सा तरीका है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा।
जब ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम, इन सभी एग्ज़ामों की मुख्य रूप से तैयारी कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। और जैसे इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो कुछ सुविधाएं आपको दी जाएगी, जैसे कि सभी विषयों के जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एक लिंक भेजा जाएगा। जैसे कि आज हम मुख्य रूप से जो भी चीज़ इस वीडियो में पढ़े हैं उसका भी आपको टेस्ट भी दिलाना है। एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा नहीं आया है, ये आपको देखना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए मुख्य रूप से। और साथ ही साथ सुविधा का हम बात करें तो सभी चैप्टर का वीडियो लिंक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको घर बैठे अच्छे से तैयारी करना है तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना एकदम आसान है। आप हमें इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। और इसका कुछ फीस रखा गया है, तो प्रति माह 400 रुपये देकर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जीके से रिलेटेड हर विषय का ऐसे वीडियो दिया जाएगा और उनका पीडीएफ दिया जाएगा और उनका टेस्ट लिया जाएगा। बस आपको एक छोटा सा शुल्क पे करना होगा मुख्य रूप से, और इसमें कुछ नहीं करना है। और जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।